हेलो एवरीवन, वेलकम टू mvidyarthi.com। माय डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे हमारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, राजस्थान नगर पालिका एक्ट, जिसमें हमारी ऑलरेडी 3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि धारा नंबर 1 से लेकर धारा नंबर 20 तक हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज हमारी क्लास रहने वाली है क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 4 के अंदर हम देखने वाले हैं धारा नंबर 21 से लेकर धारा नंबर 25 तक, 21 से लेकर 25 धारा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ, आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर राजस्थान नगर पालिका एक्ट आता हो तो बहुत ज़्यादा चांसेज है, हायर चांसेज है कि इस लेक्चर से उस एग्जाम के अंदर जरूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे धारा नंबर 24, धारा नंबर 24 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब अभी मैं पढ़ाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने आपको एडवांस में इसलिए बताया कि थोड़ा अलर्ट होके बैठना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपको पता है कि नगर पालिका एक्ट की लैंग्वेज कितनी टिपिकल है, तो समझने में दिक्कत होती है। कोशिश करना समझने की, जिसके बाद ही समझ आएगा। आसानी से लोगे, मतलब ज्यादा हवा में लोगे तो फिर ऐसे समझ नहीं आने वाला। ठीक है, शुरू करते हैं। तो जिसने भी अभी तक एम विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वीडियो यहाँ पे आने वाले हैं, जैसे कि आपका जीके हो गया और आपका रीजनिंग वगैरह, हिंदी, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आने वाले कुछ दिन के अंदर क्लासेस इस चैनल पे स्टार्ट हो जाएगी। तो चैप्टर नंबर 2 नगर पालिकाओं का गठन और शासन, धारा नंबर 21 से लेकर धारा नंबर 25 तक हम देखने वाले हैं। जो आज का ये क्लास होगा, इसका नोट्स जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट नोट्स पीडीएफ फाइल में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वेबसाइट पर और टेलीग्राम चैनल पर दोनों जगह अवेलेबल हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जैसे वीडियो लेक्चर अपलोड होगा वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी। आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो लेक्चर यहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। mvidyarthi.com आपका वेबसाइट है, एम विद्यार्थी ऑफिशियल आपका टेलीग्राम चैनल है। कोशिश करना टेलीग्राम चैनल विजिट करना, बहुत बेहतर कंटेंट आपको वहां पे मिलता है। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो ज्वाइन करना, अदरवाइज मत करना, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। और जो ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका शॉर्ट नोट्स भी बहुत जल्दी आने वाला है टेलीग्राम पे, तो आप जाके विजिट कर लेना और ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। तो धारा नंबर 21, धारा नंबर 21 के अंदर क्या आता है, आपको ये चीज ध्यान ध्यान रखनी है। तो धारा नंबर 21 के अंतर्गत बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पे चुनाव लड़ेगा, जो चुनाव लड़ना चाहता है, समझो नगर पालिका सदस्य होने के लिए अर्हित, अर्हित का मतलब होता है योग्य, नगर पालिका सदस्य होने के लिए योग्य व्यक्ति, यानी कि क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या योग्यता है, वो 4 पॉइंट है टोटल। फर्स्ट पॉइंट, वो किसी भी वार्ड का निर्वाचक होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, उस वार्ड की लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, जिसके बाद ही वो चुनाव लड़ सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आरक्षित स्थान पर संबंधित आरक्षित वर्ग SC ST OBC या महिला का ही उम्मीदवार हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कहीं SC ST की सीट आई है किसी वार्ड में, तो वो मैंडेटरी है ना, वही वो जो चुनाव लड़ना चाहता है वो भी SC ST का होना चाहिए, जिसके बाद ही वहां पे वो चुनाव लड़ सकता है, जिसके बाद ही वो एलिजिबल होगा। समझ गए? जिसकी सीट आई है उस कैटेगरी का एटलीस्ट वो होना चाहिए। ठीक है। थर्ड, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। एक चीज समझो, जो मतदाता होता है, जो वोट देता है, उसके लिए एज कितनी होनी चाहिए? उसके लिए 18 वर्ष की एज यहाँ पे चाहिए होती है। लेकिन जो यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहता है उसकी यहाँ पे 21 वर्ष की एज चाहिए। मैं आपको एक नॉलेज के लिए कुछ पॉइंट बता रहा हूं जो कि आप समझो। जैसे कि आपके राज्यपाल होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, इनके लिए अगर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मिनिमम एज 35 साल की, यहाँ पे 35 साल इनकी होनी चाहिए। कितनी? 35 साल की। लेकिन वहीं अगर कोई भी अगर पंचायत के लिए चुनाव लड़ रहा है, नगर पालिका के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे कितनी एज होनी चाहिए? मिनिमम 21 साल की एज होनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर कोई लोकसभा, विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहा है तो मिनिमम 25 साल, और अगर कोई यहाँ पे राज्य के लिए चुनाव लड़ रहा है तो वहां पे उसके लिए जो यहाँ पे जरूरत होगी वो मिनिमम एज होगी उसकी 30 साल। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है ये सिर्फ एक्स्ट्रा था, मैंने जो बताया था, आप इसको साइड में कर सकते हो, ये नॉलेज के लिए बताया था। फोर्थ नंबर का पॉइंट है यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि घर में शौचालय होना चाहिए, मैंडेटरी है। कि शौचालय का मतलब क्या है? 3 दीवारें, आगे गेट और ऊपर छत। उसका मतलब क्या होता है? आपका शौचालय हो गया, बीच में खड्डा। ठीक है, तो ये चारों चीजें, ये कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है। अब घर में शौचालय हो, इसका मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि उसकी फैमिली का मेंबर कोई भी बाहर शौच करने नहीं जाता हो, यह यहाँ पे चेक किया जाता है। फैमिली का कोई भी मेंबर बाहर नहीं जाता हो, सबके घर, उसके जो भी फैमिली मेंबर है सबके पास शौचालय होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे धारा हो गई। अब धारा के अंदर उपधारा है। उपधारा क्या है? धारा नंबर 21 का है। तो अब आप समझो,
देखो अब यहाँ पे कुछ अलग से टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है, हम इनको अपवाद भी बोल सकते हैं, आप समझ रहे हो। मैं क्लियर कर देता हूँ, इंपोर्टेंट यही था धारा नंबर 21 के अंदर जो मैंने बताया। अभी जो उपधारा है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसीलिए रीडिंग मारूंगा और इसको फास्ट यहाँ से, क्योंकि आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। कतिपय स्थान यानी कि कुछ विशेष स्थानों पर निर्वाचन के लिए कुछ विशेष यहाँ पे शर्तें रखी गई है, अर्हता यानी कि विशेष शर्तें रखी गई है विशेष स्थानों पर। वो विशेष स्थान क्या हो सकते हैं, देखो कोई व्यक्ति निर्वाचन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, ये अपवाद है ना, ये अपवाद आप लिख लो, अपवाद। कोई व्यक्ति निर्वाचन के लिए जब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह 21 वर्ष से 35 वर्ष के आयु वर्ग में ना हो, मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 35 साल। एक एवरेज क्या थी जो सभी के लिए कॉमन थी, वो तो 21 साल थी मिनिमम, जबकि यहाँ कंडीशन आ गई मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35 के आयु वर्ग में ना हो और ऐसे स्थान पर निर्वाचन के लिए अन्यथा पात्र ना हो। अब नीचे समझो, ये भी आपको समझ नहीं आया होगा, नीचे समझो। परंतु परंतु तुम समझो, फर्स्ट पॉइंट, किसी नगर पालिका में SC ST OBC या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में से प्रत्येक में से 2 से अधिक सीटें इस धारा के अधीन अवधारित नहीं किए जाएंगे। मान लो फॉर एग्जांपल कहीं पे 5 सीटें, मैंने मान ली 5 है या 10 है, कौन सी सीटें, आरक्षित सीट, SC ST OBC, तो उनमें से मैंडेटरी है कि वहां पे 2 सीटें कम से कम ये वाली भी होनी चाहिए, जो ये कंडीशन है ना, जो ये अपवाद है, ये वाली सीटें होनी चाहिए, लेकिन कितनी, मिनिमम 2, यहाँ पे सॉरी मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम में 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, बट 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आरक्षित वर्ग के लिए था ना, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, जहां किसी नगर पालिका में SC ST या पिछड़े वर्गीय महिलाओं में किसी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या अगर तीन या तीन से आगे, देखो 3 या 3 से कम हो, अगर आरक्षित सीटें अगर 3 या 3 से कम है, तो वहां ऐसी जातियों, अनुजातियों, जनजातियों, वर्गों या यथाशक्ति महिलाओं में से केवल एक स्थान, केवल एक ही सीटें रहेगी। कंडीशन चल रही है, अगर 3 या 3 से कम सीटें हैं तो कंडीशन है कि एक सीट ये वाली भी हो सकती है, कौन सी वाली, 30 से 35 साल वाली कंडीशन जो फुलफिल कर रहा हो वो भी यहाँ पे हो सकती है। मैंने बोला था इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रीडिंग मारनी है, क्योंकि देखो आपको पता है ऑफिसर लेवल की एग्जाम है और यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ता है। वो मेरिट लिस्ट में जब भी तो आओगे जब आप सारी चीजें पढ़ोगे, क्योंकि अगर मान लो यहाँ से क्वेश्चन बन गया तो ज्यादातर लोग गलती करेंगे, क्योंकि सब इग्नोर करते हैं ऐसी चीजों को, इसलिए तो आपको इग्नोर नहीं करना, ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं रीडिंग एक बार आपके सामने मार रहा हूं। थर्ड पॉइंट, जहां किसी नगर पालिका में अनारक्षित स्थान यानी कि अनरिजर्व्ड की संख्या 5 या 5 से कम हो तो ऐसे स्थानों पर कम से कम एक सीट यानी कि केवल एक सीट, देखो लिखा हुआ है केवल एक, ना तो यहाँ मैक्सिमम ना मिनिमम, केवल एक सीट रहेगी जो कि यहाँ पे मैंडेटरी रहेगी। ठीक है, समझ गए, ये पॉइंटों का ध्यान रखो। अनारक्षित, ऊपर रिजर्व्ड था दोनों पॉइंट में, यहाँ अनरिजर्व्ड आ रहा है। फिर फोर्थ पॉइंट, जहां किसी नगर पालिका में अनारक्षित स्थानों की संख्या 5 से अधिक हो, 5 या 5 से अधिक हो, तो वहां प्रत्येक खंड में से एक स्थान, जो ये अपवाद वाली कंडीशन थी 21 से 35 साल वाली, उसके लिए यहाँ पे सीटें रहेगी। समझे, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आरक्षित सीटों के लिए था, 4 और 5 नंबर का पॉइंट किसके लिए था, ये अनारक्षित सीटों के लिए था। इधर या यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक स्थान और इधर भी एक स्थान, यहाँ खंडों के हिसाब से एक स्थान था, यहाँ टोटली एक स्थान था। कितना आसान है समझना, आप समझ, बहुत आसान है, पॉइंट ध्यान रखो, समझ आ जाएगा आपको। धारा नंबर 21 होती है समाप्त। अब हम देखते हैं हमारी धारा नंबर 22, धारा नंबर 22। तो धारा नंबर 22 क्या है, यहाँ पे देखो धारा नंबर 22 है, यहाँ पे एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बंधन, एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बंधन। तो देखो एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने का हकदार नहीं होगा। अगर मान लो कोई भी आदमी है जो मान लो 3 वार्डों से चुनाव लड़ना चाहता है, 2 से चुनाव लड़ना चाहता है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। आपने एक चीज देखी होगी, जो लोकसभा विधानसभा में आपने देखा होगा एक ही आदमी 2-2 3-3 सीटों से चुनाव लड़ रहा होता है, तो वहां पे ये चीज एप्लीकेबल होती है, बट यहाँ पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती। यहाँ पे ओनली और ओनली किसी एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। देखो लड़ने का हकदार नहीं होगा एक से अधिक वार्ड से। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसने नगरपालिका के स्थानों के लिए एक से अधिक वार्डों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया हो, अगर किसी ने भी एक से अधिक वार्ड में अगर अपना नामांकन दाखिल कर रखा है तो उसको वो नामांकन वापस लेना पड़ेगा और ओनली एक ही वार्ड से वो चुनाव लड़ सकता है। इसमें यही चीज यहाँ पे बता रखी है। आगे बढ़ते हैं, धारा नंबर 22 हमारी कंप्लीट होती है। याद रखो कि धारा नंबर 21 के अंदर क्या है, योग्यता बताई गई है। धारा नंबर 22 के अंतर्गत क्या था, धारा नंबर 22 के अंतर्गत था आपका कि यहाँ पे जो यहाँ पे पाबंदी है, कि पाबंदी क्या है, कौन सा आदमी कौन सी सीट से चुनाव लड़ सकता है, कौन से वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। अब धारा नंबर 23 देखो आप, धारा नंबर 23 में बताया गया है, आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं ना, तो चुनाव के एक दो दिन पहले यहाँ पे कुछ मतलब आपने देखा होगा कि पाबंदियां लगा दी जाती है कि यहाँ पे मतलब चुनाव जो प्रचार प्रसार वगैरह होता है उस पर पाबंदी लगा दी जाती है।
तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो या नो ध्वनि विस्तार को आदि के उपयोग पर निर्बंधन। ये कब की बात है, जब चुनाव होते हैं उसके पहले आपने देखा होगा जोरों शोरों से प्रचार होता है। तो उस प्रचार प्रसार पे जब जिस दिन चुनाव होता है, जिस दिन डेट होती है, उसके 1-2 दिन पहले, 5 दिन पहले पाबंदी लगा दी जाती है कि अब कोई भी प्रचार प्रसार नहीं करेगा, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे कुल मिला के आप समझ गए होंगे ये प्रचार प्रसार के बारे में बातें हो रही है। किसी भी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता यानी कि जो एजेंट वगैरह होते हैं, जो उसके सपोर्टर होते हैं द्वारा यानी यानो या ध्वनि विस्तारकों के उपयोग या कटआउट ऑफ होर्डिंग पोस्टर सब कुछ लगाना बैन रहेगा। बैनरों के प्रदर्शन पर युक्ति युक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा। सीधी सी बात है, पाबंदी लगा दी जाती है, पाबंदी। ठीक है, समझ आ गया। राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे में से अगर कोई ऐसा करता है, अगर या खुद करता है या उसका कोई भी सपोर्टर कर रहा है, कोई भी उसका एजेंट कर रहा है, तो 5,000 रुपए का जुर्माना और 6 वर्ष के लिए निरहर कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 दिन बाद चुनाव है और यहाँ पे गवर्नमेंट ने बता दिया भाई, अभी यहाँ पे कोई जो आपने देखा होगा रूल रेगुलेशन 2-5 दिन पहले बता दिए जाते हैं, और अगर फिर भी उन रूल को कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो जो चुनाव 5 दिन बाद होने वाला है, एक तो उससे उसको बाहर कर दिया जाएगा, प्लस अगले 6 साल के लिए भी उसको निरहर कर दिया जाएगा, यानी कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा अगले 6 साल तक, समझ गए। और जो वो करंट में चुनाव हो रहा है उससे भी बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, या 5,000 का जुर्माना। धारा नंबर 23 खत्म होती है, अब धारा नंबर 24 आ गई। इसी के लिए ये लेक्चर मैंने तैयार किया था, इंपॉर्टेंट है ना, और काफी ज्यादा बड़ी भी है, तो इसको समझ लो। धारा नंबर 24 के लिए बताया गया है सदस्यों के लिए साधारण निरहरताएं। एक चीज देखो, धारा नंबर 21 के अंदर हमने योग्यता देखी थी, धारा नंबर 22 के अंदर हमने पाबंदी देखी थी, बट धारा नंबर 24 भी एक तरीके से पाबंदी है। धारा नंबर 24 भी एक तरीके से पाबंदी ही है, पाबंदी। धारा नंबर 24 भी क्या है, पाबंदी की है ना। ओके, अब देखो धारा नंबर 24 के इंपॉर्टेंट इसे अच्छे से समझ लेना। लैंग्वेज भी टिपिकल है, समझने की कोशिश करोगे तभी समझ आएगा। एक बार लास्ट में, आज किसी वीडियो लेक्चर में लास्ट में एक बार रिवाइज भी कराऊंगा शॉर्ट में, तब आपको वहां फिर वापस फिर से मैं याद करा दूंगा, शॉर्ट में कराऊंगा। ठीक है, बाकी अपना जो शॉर्ट नोट्स आ रहा है ना, वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी उस पर काम चल रहा है, लगभग 10-15 दिन के अंदर वो तैयार हो जाएगा, पूरी उम्मीद है, क्योंकि कॉन्टेंट अच्छा देने के लिए हमको भी टाइम चाहिए होता है। तो धारा नंबर 24 साधारण निरहरताएं, फर्स्ट नंबर का पॉइंट है इसके अंतर्गत, यदि वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी भी अन्य अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो और 6 मास या इससे अधिक का अगर वो जेल करके आ रहा है, कारावास करके आ रहा है, तो उसको अगले 6 साल के लिए वो यानी कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। समझ गए। अगर कोई भी अगर जेल काट के आ रहा है कितने महीने की, 6 महीने की, इससे अधिक, तो वो वहां पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगले 6 साल के लिए। सिंपल पॉइंट था, न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, यदि वह इस अधिनियम की धारा 245 के अधीन किसी अपराध के लिए यहाँ पे दोषी ठहराया गया हो। अब आपका डाउट होगा धारा 245 क्या है, भाई हम धारा ही पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जिस दिन धारा 245 आएगी उस दिन आपको पता लग जाएगा कि धारा 245 में क्या है। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर धारा 245 के वो रूल उसने फॉलो नहीं किए तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। थर्ड नंबर का पॉइंट, ये टोटल 19 पॉइंट है, टोटल 19 पॉइंट है, इसलिए ये थोड़ी टिपिकल भी है, थोड़ी लेंथी भी है, बट आसान बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, हम मिलकर बनाएंगे। ठीक है, थर्ड नंबर का पॉइंट, थर्ड नंबर क्या हो गया इसमें, पेन क्यों नहीं चल रहा, एक मिनट। ओके, धारा नंबर आपकी 24 चल रही है। थर्ड नंबर का पॉइंट, यदि वह ऐसे सक्षम न्यायालय की जिसने अपराध का संज्ञान किया हो और उसके विरुद्ध 5 या इससे अधिक वर्ष के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए आरोप विरचित कर दिए हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई भी व्यक्ति ने कोई भी अपराध कर दिया और वो या तो अभी करंट में जेल में है या फिर उस पर अभी केस चल रहा है, उसको जेल नहीं हुई, लेकिन न्यायालय की तरफ से, कोर्ट की तरफ से चांसेज है कि उसको जेल हो सकती है, उस पर केस चल रहा है, उस पर तारीख चल रही है, तो वो भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि उसने मान लो नामांकन दाखिल कर दिया और जिसके बाद अगर उसको मान लो चुनाव के टाइम पे अगर उसको जेल में डाल दिया जाता है, या फिर वो चुनाव जीतने के बाद भी मान लो वो अध्यक्ष वगैरह कुछ भी बन जाता है, वो सदस्य बन जाता है, जिसके बाद भी अगर उसको जेल हो गई तो फिर वो तो जेल में चला जाएगा ना, फिर नुकसान ही तो हुआ, फिर चुनाव कराने का मतलब क्या निकला, इसीलिए उसको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। 4 नंबर का पॉइंट, यदि वह खाद्य अपमिश्रण यानी कि फूड सेफ्टी से रिलेटेड अगर उसने कोई भी अपराध किया है 1954 के अधीन, तो उसको भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। 5th नंबर का पॉइंट, जिसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 110, इसके पहले एक और मैं बताता हुआ आ रहा हूँ ना, धारा वो कौन सी बताई थी आप जाके देखो। धारा 110 के अधीन कार्यवाही में उस संहिता की धारा 117 के अधीन कोई अगर धारा 110 और धारा 117 के अधीन अगर उसने कोई भी अगर
रूल को अगर डिस्क्वालीफाई यानी कि अगर रूल को अनफॉलो किया, फॉलो नहीं किया तो उसको भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ठीक है। 6 नंबर का पॉइंट, यदि वह केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी या खंड के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी की सेवा से औचार के कारण हटा दिया गया हो। फिर से पढ़ते हैं इसको, स्थानीय प्राधिकारी या खंड के अधीन फिर निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी की सेवा से उपचार के कारण हटा दिया गया हो, औचार के कारण। अगर उसने मान लो वो गवर्नमेंट ऑफिसर था, कोई भी गवर्नमेंट जॉब करता था, केंद्रीय या राज्य सरकार, केंद्रीय राज्य सरकार किसी स्थानीय प्राधिकारी यानी कि वो जॉब करता था, सरकारी नौकरी करता था, और उसको कोई भी उसने गलती की है, उसने कोई भी मिसबिहेव किया है, उसको राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा उसको बाहर किया गया है, तो वो भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई ही माना जाएगा। 7 नंबर का पॉइंट, यदि वह ऐसा वृत्ति व्यवसायी रह चुका हो, वो कोई भी बिजनेसमैन था, वो कोई भी बिजनेस करता था जिसे किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा इस रूप में व्यवसाय करने से, मान लो कोई भी बिजनेस करता था और उसको किसी अधिकारी ने उसको गलती करने की वजह से उसको बाहर कर दिया, उसको अलाउ नहीं किया, उसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया, तो वो भी वहां पे डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं इस में, मान लो कोई भी एक मिठाई की दुकान है और उसने मिठाई में मिलावट कर रखी है, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर ने जो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी होता है, उसने उसकी मिठाई चेक करके उसमें उसको दोषी पाया गया तो उसका सर्टिफिकेट कैंसिल किया। तो सिंपल सी बात, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो मिठाई की दुकान कर रहा है भाई, वो भी तो एक बिजनेस ही कर रहा है ना, XYZ कोई भी बिजनेस हो सकता है, कोई भी बिजनेस, कोई भी XYZ, अगर उसने इस बिजनेस में अगर कुछ भी गड़बड़ की है, कुछ भी धोखाधड़ी की है, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ये ऊपर भी आया था, देखो फूड सेफ्टी वाला यहां भी आया था, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है जिससे आपको याद रहे। धारा नंबर 8, यदि वह नगर पालिका की प्रदान शक्ति या व्यवस्था के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण करता हो, अगर वो नगर पालिका की प्रदान शक्ति या व्यवस्था के अंतर्गत अगर वो पहले से है, तो वो कोई भी लाभ उठा रहा है, तो उसको भी यहां से डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ये नेक्स्ट पॉइंट, यदि वह धारा 35 या धारा 41 के अधीन निर्वर्तित हो। अब ये देखो, धारा 35 धारा 41 जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा। यदि वह स्थान विधानसभा के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय परिवर्तित किसी भी विधि के द्वारा अधीन इस प्रकार निर्वर्तित हो परंतु कोई व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है इस खंड के अधीन इस आधार पर निर्वर्तित नहीं होगा, वह 25 वर्ष से कम आयु का है। इसका क्या मतलब है, देखो, यदि वह राजस्थान विधानसभा के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवर्तित किसी भी विधि के द्वारा अधीन इस प्रकार निर्वर्तित परंतु कोई व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, जो कि कॉमन शक्ति, यदि इस खंड के अधीन इस आधार पर निर्वर्तित नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का हो। पॉइंट समझ से बाहर है, थोड़ा कोशिश करना समझ लेना। मैंने बताया था कुछ पॉइंट इतने टिपिकल है, तो आप इसको समझो, ठीक है, समझ जाता तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, रीडिंग मार के इसको निकल लेना, क्योंकि मैंने बताने का काम था, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट नंबर का पॉइंट 9, ये आपका 11 नंबर का, यदि वह केंद्रीय या किसी राज्य सरकार किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन कोई वेतनी की अंशकालिक नियुक्ति धारण करता हो। यहाँ पे लिखा हुआ है एक पॉइंट, कोई वेतनी की अंशकालिक नियुक्ति धारण करता हो, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, यदि वह किसी विश्वविद्यालय, किसी निगम, निकाय, उद्यम या सहकारी सोसाइटी जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित हो के अधीन कोई वेतनिक अंशकालिक नियुक्ति धारण करता हो। इसमें क्या था, किसी विश्वविद्यालय, किसी निगम, किसी निकाय, उद्यम या सहकारी सोसाइटी जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित हो के अधीन कोई वेतनिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण करता हो, वो भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। यदि वह अनुमोचित दिवालिया हो, किसी को दिवालिया घोषित कर दिया, तो वो भी यहाँ पे क्या, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का पॉइंट, यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत न्याय निर्णीत कर दिया गया हो, अगर उसको कोई भी कारावास वगैरह कर रखा है, कोई भी केस वगैरह चल रहा है, तो ये भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। यदि वह इसके पश्चात यथा उपबंधित को छोड़कर ऐसे नगर पालिका के आदेश से किए गए कार्य की गई आपूर्ति या नगर पालिका अधीन द्वारा उसके संविदा या नियोजन और इसके आगे उसके परिवार के किसी सदस्य, उसके भागीदार, नियोजक या कर्मचारी के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिस्सा या हित रखता हो। मान लो कोई किसी के ऊपर नगर पालिका की तरफ से कर्ज बकाया है, किसने यहाँ पे जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, उसके पूरे फैमिली के द्वारा या उसके द्वारा, फैमिली का कोई भी मेंबर है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। इसी कंडीशन एक पीछे भी आई थी ना, अगर उसके घर में शौचालय नहीं है, उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर अगर बाहर शौच करने जा रहा है, तो वो भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। नेक्स्ट नंबर का पॉइंट, यदि उसके 2 या 2 से अधिक संतानें हैं, अगर मान लो किसी के 2 या 2 से अधिक संतानें हैं 1995 के बाद, 27 नवंबर 1995 के बाद, तो वो भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। लेकिन 1995 से पहले अगर उसके संतानें 2 से अधिक है तो वो क्वालिफाई होगा।
यदि नेक्स्ट पॉइंट, यदि उसके विरुद्ध 2 से अधिक वर्षों से कोई भी नगर पालिका शुद्ध देय की बकाया हो, अगर उसके कोई भी अगर यहाँ पे बकाया चल रहा हो 2 से अधिक साल का, तो वो भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई माना जाएगा जब तक वो यहाँ पे पेमेंट फुलफिल नहीं कर देता जब तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए सिर्फ दोष ठहराया गया हो जिसमें नगर पालिका की संपत्ति या निधि का दुर्विनियोग या गबन अंतर्वलित हो। इसका मतलब सीधा, अगर उसने कभी भी नगर पालिका के द्वारा उसको दोषी ठहराया गया हो, उसने कोई जमीन पे कब्जा वगैरह कर रखा है, तो वो सीधी सी बात है यहाँ पे डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। 24 नंबर की धारा इंपोर्टेंट है, इतने सारे केस बन रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चांसेस बनते हैं। लैंग्वेज 2-3 पॉइंट की टिपिकल थी बीच में, फिर भी देखो आप एक बार राज्यपत्र उठा के देखोगे ना जो ऑफिशियल है, भाई वहां समझ ही नहीं आता, इतना टिपिकल लैंग्वेज है। तो यार राजस्थान नगर पालिका, आप एक चीज देखो, ऑफिसर लेवल की एग्जाम क्या आ रहा है इसमें, जीके आ रही है राजस्थान की, और जिसके बाद ये एक्ट आ रहा है। आप सोचो इतना सा सिलेबस है, बहुत कम सिलेबस है, लेकिन ये सिलेबस कम तो है, लेकिन इसकी लैंग्वेज देखो कितनी ज्यादा टिपिकल है, तो इसीलिए तो सिलेबस कम रखा है यहाँ पे। गवर्नमेंट पागल थोड़ी है, जो एग्जाम करा रही जो यहाँ पे जो कमेटी, वो पागल थोड़ी है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे सिलेबस कम रखा है। बट ये एक्ट वगैरह इंपॉर्टेंट है, और यार देखो याद तो रखना ही होगा, आपको धारा याद करनी पड़ेगी। धारा नंबर 25 देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। धारा नंबर 24 और 25 दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन 24 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 25 कम इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो धारा नंबर 25 में बताया गया है कि मतदान का अधिकार किस किस को है। तो फर्स्ट पॉइंट, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, उस वार्ड में मत देने का हकदार होगा। सीधी बात बताता हूं, उस वार्ड की लिस्ट में वो यहाँ पे उसका नाम होना चाहिए मतदाता सूची में, तभी वो यहाँ पे चुनाव यहाँ पे वोटिंग कर सकता है। समझ रहे हो, उस वार्ड की सूची में पर्टिकुलर लिख रखा है, उस वार्ड में, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सेकंड नंबर का, कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में किसी भी वार्ड में मत नहीं देगा यदि वह धारा 14 में निर्दिष्ट, अगर धारा 14 के अगर रूल उसने फॉलो नहीं किया, उसको बाहर कर दिया गया धारा 14 के थ्रू, तो वो भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। आप सोचोगे यार ये बार बार ये धाराएं आ रही है, देखो अब मैं धारा 14 पढ़ा चुका, तो वो चीज अब आप जाकर देखो, एक मिनट। ओके ठीक है, फिर थर्ड नंबर का पॉइंट, कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक से अधिक वार्डों में मत नहीं देगा। तो मैंने पहले भी बता दिया था, ओनली एक ही वार्ड में यहाँ पे मत दे सकता है, एक ही वार्ड में ओनली। चुनाव भी कोई जो लड़ रहा है वो एक ही वार्ड से लड़ सकता है, और जो चुनाव में जो वोट दे रहा है, जो वोटिंग कर रहा है, वो भी ओनली एक ही वार्ड में यहाँ पे वोट दे सकता है। फोर्थ नंबर का पॉइंट, कोई भी व्यक्ति एक ही वार्ड में एक से अधिक बार इस बात के होते हुए भी मत नहीं देगा कि उसका नाम उसकी निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्री करता है, तो अगर ऐसा वो कोई मत देता है तो उसके मत शून्य माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल होते हैं ना, बहुत फर्जीवाड़ा होता है, एक ही आदमी के 2-2 3-3 वार्ड में उसका नाम होता है, अगर ऐसा पता लग जाता है तो फिर उसका जो वो जहां भी वोट दे रहा है जिस भी वार्ड में, तो उसके सभी वार्डों में 0 वोट माना जाएगा, 0 वोट काउंट किया जाएगा। ठीक है, ऐसा खूब होता है। इसी के लिए तो यहाँ पे वो रजिस्ट्री जो आपका मैंने बताया था, निर्वाचन रजिस्ट्रीकृत अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, वो सब बनाए जाते हैं चेक करने के लिए। इसके पहले वाले लेक्चर में मैं बताता हुआ आ रहा हूँ, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी था, आप याद करो, फिर वो सब चेक करते थे। जो जिला रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होता था वो वोटिंग लिस्ट तैयार करता था, फिर वो सहायक अधिकारी उसको चेक करते थे, सब बताया था मैंने, है ना, इसके पहले वाले लेक्चर में क्लास नंबर 3 के अंतर्गत। फिफ्थ नंबर का पॉइंट, कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी भी निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह दंडादेश के अधीन या अन्यथा किसी कारावास में परिरुद्ध है या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में है। कब तक मत नहीं देगा, अगर उसके ऊपर कोई भी केस चल रहा है, उसको कोई भी अभी करंट में दंड दिया है, अगर मान लो कोई भी जेल वगैरह में, मैं पीछे पॉइंट बताता हुआ आ रहा हूँ ना, आपको याद करो, अन्यथा किसी कारावास में परिरुद्ध है या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में है। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे पुलिस से संबंधित केस है पूरा, अगर वो कुछ भी गड़बड़ घोटाला किया और उसके ऊपर अभी गड़बड़ी का केस चल रहा है, तो वो यहाँ पे वोट नहीं दे सकता। और वोट नहीं दे सकता जो भी जेल में है या वो भी पुलिस की हिरासत में है, तो वो सीधी बात है, वो वोट नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि भाई आपने देखा हुआ, अगर कोई आदमी बीमार होता है तो बीमार का तो पुलिस हॉस्पिटल में इलाज कराने लेके जाती है, हॉस्पिटल से। एग्जाम, अगर कोई स्टूडेंट है, कोई एग्जाम देना चाह रहा है, कोई भी कारावास, कोई भी जेल में है, उसको यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है कि पुलिस उसको एग्जाम दिलाने भी लेके जाएगी, लेकिन पुलिस की तरफ से ऐसा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि भाई कि तू वोट देने भी जा, तेरा वोट का टाइम है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, समझ गए। फिर नेक्स्ट नंबर का पॉइंट, परंतु इस उपधारा की कोई भी बात तत्समय प्रवर्त किसी भी विधि के अधीन निवारक निरोध के अध्ययन किसी व्यक्ति पर लागू नहीं। इसको काट ही दो, तुम देख लो, ठीक है। ये सब पॉइंट इंपोर्टेंट थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब एक बार आपको रिवीजन कराऊं, मैं शॉर्ट नोट्स जो भी तैयार हुआ था, देखो यार इसको मैं अभी अपलोड तो भी पूरा नहीं करवा सकता, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ ना, आप एक बार देख लो।
एक बार आप देखो, मैं आपको धारा 21 से एक बार करा देता हूं। सबसे पहले अपना नोट्स खोल लेते हैं अपन। धारा नंबर 21 में क्या बताया गया था? धारा नंबर 21 में बताया गया था आपको, योग्यता बताई गई थी। योग्यता में 4 योग्यताएं थी, आप देख सकते हो, ठीक है। 21 साल मिनिमम होनी चाहिए, घर में शौचालय होना चाहिए, वार्ड में जो उसका नाम होना चाहिए, निर्वाचक होना चाहिए, और जो भी सीट आई है उस सीट से रिलेटेड वो वहां पे होना चाहिए, ठीक है। 21 धारा थी। फिर यहाँ पे कुछ ये 4 पॉइंट थे, परंतु करके मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको भी पढ़ना है वो इनको पढ़ लेना, रीडिंग मार लेना, एक बार मैंने बता दिया। धारा नंबर 22 में बताई गई थी पाबंदियां यानी कि निर्बंधन। उसमें क्या था, अगर किसी भी आदमी का अगर एक से अधिक वार्ड की लिस्ट में नाम है तो उसको वो नाम वापस लेने होंगे। फिर ये सिंपल था, इतना ही था। धारा नंबर 23 के अंतर्गत क्या था, अगर कोई भी यहाँ पे, जो आपने देखा होगा जब धाराएं लग जाती है, जब आपके चुनाव होते हैं, चुनाव के 4-5 दिन पहले, तो ये सब फिर आपने देखा होगा अगर कोई भी प्रचार प्रसार वगैरह कर रहा है तो उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन फिर भी अगर वो ये सब करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगले 6 साल के लिए। धारा नंबर 23 खत्म होती है। फिर धारा नंबर 24 के अंदर मैंने निर्हरताई बताई थी, जो कि टोटल 19 पॉइंट थे। ये सब आप एक बार यार रीडिंग मार लेना, जो भी क्या क्या अपराध हो रहे हैं, क्या क्या ये सब हो रहा है, ये आप रीडिंग मारना ना, ठीक है। इसे इंपोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ मैं धारा नंबर 24 के आपको, है ना। अगर 6 या 6 से अधिक माह का उसने कारावास किया है तो उसको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। न्यायालय में ऐसा मामला जो कि जिसमें अगर मान लो उसको जेल हो सकती है, उसके ऊपर अभी केस चल रहा है, पुलिस की हिरासत में है, अभी उसको जेल नहीं हुई लेकिन पुलिस की हिरासत में है, उस पर तारीख पे तारीख चल रही है, उस पर केस चल रहा है, वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शॉर्ट नोट्स तैयार हुआ है, अभी थोड़ा बहुत तैयार हुआ है, उसमें से देख के मैं आपको बता रहा हूँ। न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जिसमें अगर उसने नगर पालिका की कोई भी संपत्ति हड़प रखी हो और कोर्ट की तरफ से उस पर यहाँ पे एक्शन लिया गया हो, वो भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। फूड सेफ्टी से रिलेटेड अगर उसने कुछ भी गड़बड़ की है, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। कोई भी बिजनेस में अगर उसने गड़बड़ी की है, अगर उसको सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया गया हो तो वो भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। केंद्रीय राज्य सेवा से मिसबिहेव की वजह से, व्यवहार की वजह से उसको हटा दिया गया हो, वो भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, ठीक है। और अगर उसने कोई भी लाभ का पद करंट में धारण कर रखा है, नगर पालिका वगैरह में करंट में उसका पद चल रहा है, तो इसका मतलब ये है भाई, एक आदमी दो पद पे थोड़ी रह सकता है, एक आदमी एक ही पद पे रह सकता है ना। वो कोई पद पे ऑलरेडी है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो एक ही पद पे रह सकता है, इसीलिए, ठीक है। और फिर धारा नंबर 24 खत्म होती थी। धारा नंबर 25 के अंतर्गत बताया गया था मतदान का अधिकार किस किस को है। मैंने बताया था, कोई जेल काट रहा है पुलिस की हिरासत में, वो वहां पे वोट देने नहीं आ सकता, बताया था मैंने। कोई आदमी 2-3 वार्डों की लिस्ट में उसका नाम है तो वो एक ही वार्ड में वोट दे सकता है, 3 वार्डों में अगर उसने वोट दे दिया तो उसका वोट 0 गिना जाएगा, ठीक है। और यही था सब कुछ बस, और एक मैंने सारा सब कुछ आपको बता दिया। तो यार देखो, क्लासेस टिपिकल होती है, मेरे को पता है कि पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता आप लोगों को इसमें, क्योंकि चीज ही ऐसी है, थोड़ा टिपिकल बनाया है इसको ना, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। बाकी ये क्लास थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, अपलोड होते ही आपके पास यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो सीधी सी बात है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो एम विद्यार्थी को, और बेल आइकन को प्रेस करो। धारा नंबर 25 तक आज हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर धारा नंबर 26 से लेकर धारा नंबर 30 तक हम देखने वाले हैं। और ये टेलीग्राम जरूर विजिट कर लेना अगर आपका मन हो, आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए हो तो। और हम बहुत ही कम कंटेंट अपलोड करते हैं वहाँ पे कंटेंट, लेकिन वो सब जो भी अपलोड करते हैं, जो भी पोस्टें करते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट होती है। वेबसाइट पे ब्लॉग वगैरह, करंट अफेयर्स, ये सब आता है, आप जाके पढ़ सकते हो जिसको भी पढ़ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ये जो 25 धाराएं पढ़ा दी इनको कंप्लीट करो, योजनाएं आपको मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको कंप्लीट करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।